जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम, सियासी ड्रामेबाजी, चाहे जो कह लें आप, लेकिन एनसीपी की दो बड़ी बैठकें आज देखने को मिली। एक तरफ अजीत पवार, शरद पवार का ही पोस्टर पीछे लगाकर बड़ी रैली करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखाई दिए। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल साथ में थे। दूसरी तरफ शरद पवार का अकेले पोस्टर और कुछ वैसा ही अकेलापन भी रहा। सुप्रिया सुले हैं, जितेंद्र आव्हाड हैं, जयंत पाटिल हैं, ऐसे कुछ चेहरे उनके साथ में रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, एनसीपी किसकी है? एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया अजीत पवार ने, और ये प्रफुल्ल पटेल ने एक बैठक की थी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये सारी खबरें भी आई। इधर प्रफुल्ल पटेल को पहले शरद पवार निकाल चुके हैं। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति एनसीपी में देखने को मिल रही है। अमरोजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। लगातार इस खबर पर वो विश्लेषण भी पेश करते रहे हैं, कई लोगों से उनकी बातचीत भी हुई है। तो आप बताइए जयदीप जी कि कहाँ पर जा रहा है ये पूरा मामला? क्या एनसीपी अजीत पवार लेकर चले गए हैं, ऐसा कहना ठीक होगा? प्रवीण, बहुत दिलचस्प मामला है और बहुत सारे जो सिद्धांत इस पूरी उठापटक के पहले सामने आ रहे थे, उनमें से एक सिद्धांत तो कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है कि ये सब कुछ शरद पवार की जानकारी और सहमति से हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार और उनकी सुपुत्री बिल्कुल अलग दिखाई दिए, ये वैसा ही मामला है जब बाल ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा करके पुत्र मोह में राज ठाकरे को अलग कर दिया और उद्धव ठाकरे की ताजपोशी कर दी गई थी। क्योंकि इसका जिक्र अजीत पवार के भाषण में भी आया और सुप्रिया सुले ने जो बात कही, इस घटनाक्रम को हम उससे जोड़ सकते हैं जब अचानक से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था और फिर उस इस्तीफे को वापस भी ले लिया। लगता है कि अजीत पवार और उनके साथियों ने जो दबाव बनाया था उसको देखते हुए इस्तीफा दिया था और फिर ऐसा लगा कि बात संभल गई है और इस्तीफे की धमकी काम आ गई है, तो इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन वो सारी सुगबुगाहट और सारी कवायद दरअसल उतनी छोटी नहीं थी जितनी की समझी जा रही थी। और शतरंज के इतने माहिर खिलाड़ी शरद पवार दरअसल उनके ही प्यादों द्वारा की गई बगावत के हाथों पिटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो बड़ी बात यह है कि सारे भाषणों को ध्यान से सुनने के बाद ये समझ में आता है कि कार्यकर्ताओं के भीतर, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के भीतर एक घुटन, एक छटपटाहट थी जो कि शरद पवार खुद को ऊंचा रखने के चक्कर में जानते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। छगन भुजबल ने जो कुछ भी कहा है, प्रफुल्ल पटेल ने जो कुछ भी मंच से कहा है, खुद अजीत पवार ने जो कुछ भी कहा है, उस सबका लबोलुआब यही है कि साहेब, हम आपका सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन हमने राजनीति में अपने खून पसीने का जो वक्त दिया है, उसके बदले में हमको जो कुछ भी चाहिए था, सत्ता, कुर्सी, ताकत, राजनीति में हम कोई केवल हिमालय पर बैठने, लंगोटी लगाने तो आए नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूं, हम आए हैं सत्ता पाने। आप सत्ता पाने के लिए अपने, उन्होंने ये जिक्र तक किया है सबने, अजीत पवार जैसे व्यक्ति ने, कि वो आप वहां समझौता पर जयदीप जी, एक सवाल ये आता है कि इनको तुरंत बना दिया था। उद्धव ठाकरे के साथ भी डिप्टी सीएम थे ही, जैसे ही ये देवेंद्र फडणवीस के साथ में 80 घंटे के डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद तुरंत मौका दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि इनको इसको सत्ता की मलाई ना मिली। ये उन्होंने जिक्र भी किया है, लेकिन क्षणिक मिली है, तो सत्ता तो महाठगनी है, हम जानते। दूसरा, ये मंच से उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी से हम बन जाएं और आपकी मर्जी से हम हट जाएं, ये गलत है। दिक्कत मर्जी की भी है ना प्रवीण। अच्छा, उस मर्जी में नंबर किसके बड़े हो रहे हैं? वो शरद पवार के, उनका राजनीतिक कद, उनका चाणक्य वाला रसूख, उनका सुपर पावर वाला रसूख, वो तो बना रहता है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो हमारे साथ छल। देखिए, जहां भरोसा टूटता है ना, वहां पार्टी टूटना तो फिर तय ही है। भरोसा तो टूट चुका था। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर से यह भरोसा टूट चुका था कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के मोह में भाजपा से जो अदावत कर ली, जो बगावत कर ली और जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, उसमें मैं उपेक्षित हूं। मुझे वो सत्ता, वो शक्ति नहीं मिली। भाजपा ने इस मौके को ताड़ा, कमजोर कड़ी को पहचाना, पार्टी तोड़ दी। आज सुप्रिया सुले ने कितना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कहता था कि जो मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो व्यक्ति एनसीपी को खा गया। सीधा सीधा हमला मोदी पर। कितनी बड़ी बात। जो व्यक्ति कहता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो एनसीपी को खा गया। ये सुप्रिया सुले के मुख से निकले उद्गार है। इसके भीतर के फ्रस्ट्रेशन को, इसके भीतर की छटपटाहट को, इसके भीतर के दुख को, इसमें छुपे आप्त और करुण स्वर को जो पढ़ सकता है, वो इस सारे घटनाक्रम के भीतर। मैं आपको कुछ बड़े बयान भी बता देता हूं।
छगन भुजबल तो बड़ा लंबा भाषण देकर गए, उन्होंने कहा छत्र छाया में रहे, फिर वो चाचा भतीजा क्या बात करते थे ये भी हमें पता नहीं लगता। मैं और जयदीप जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने बताया मराठी में बोल रहे थे और जयदीप जी उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहे थे, तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि छगन भुजबल भी बहुत दिन से घुटन महसूस कर रहे थे, बड़ा बोलने के मूड में थे, काफी लंबा बोलकर गए। अजीत पवार जब आए तो वो कभी देवता बोलते दिखाई दिए कि शरद पवार हमारे देवता हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनकी छत्र छाया। दूसरी तरफ उनका बड़ा पोस्टर लगा और फिर एक बात ये भी आती है कि अब आशीर्वाद देने की उम्र आ गई है। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है, बीजेपी में 75 साल है, और इशारे में छोड़ दी बात कि 82 साल के तो अब शरद पवार। लेकिन देखिए, राजनीति में उम्र से ज़्यादा महत्व है कि कौन कितना एक्टिव है। विपक्षी एकजुटता के लिए लगे हुए हैं शरद पवार, उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, लेकिन अपनी पार्टी में एक घुटन अजीत पवार महसूस कर रहे थे, जिसका अभी जिक्र जयदीप जी ने किया है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हम दोनों तरफ की रैलियाँ देख रहे थे। शरद पवार ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, शरद पवार की एक परिस्थिति को भी समझा जा सकता है। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि शरद पवार के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था, ये पूरी की पूरी पार्टी कैसे हिल गई, ये इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। प्रवीण, इस पर भरोसा मुझे भी आसानी से नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आज के भाषण, और या तो फिर ये लोग बहुत प्रहसन के माहिर लोग हैं और राजनेता होते भी हैं, मतलब हम भी कंफ्यूजन में ही बोले, ऐसी स्थिति में छोड़ गए। तो प्रहसन के माहिर तो ये लोग हैं ही, और इनके कहे पर पूरा भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्त की मार सबसे बेरहम होती प्रवीण। इन्हीं शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने सरकार को संभालने के चक्कर में कुर्सी के मुंह में ये नहीं देखा कि उनके खुद के घर में क्या चल रहा है। उन उद्धव ठाकरे को समझाइश, उलाहना और ताना देने वाले शरद पवार शायद खुद अपने आप को राजनीति का चाणक्य मानने के चक्कर में अपने घर में हो रही इस विद्रोह की आवाज को सुन नहीं पाए, ऐसा मुझे लगता है। अगर उन्होंने ये सब जानबूझ, देखिए इसमें एक और पक्ष बड़ा है जिसको हम इन सब भाषणों के बीच में कभी भुला नहीं सकते, वो है ईडी का दबाव, सीबीआई का दबाव, घोटाले की आंच, तकलीफ। तो सीधी घी से तो उंगली से तो घी निकला नहीं, जी जी, उंगली टेढ़ी तो हुई थी। अगर हो सकता है कि इनकी आपसी मंत्रणा हुई हो, एक जो कयास बार बार सामने आ रहा है, जो राज ठाकरे का बयान था, जिसको परिदृश्य में लाया जा सकता है कि यह संभव ही नहीं है कि शरद पवार की जानकारी के बगैर उनके इतने जबरदस्त सिपा सलार, उनके विश्वसनीय सहयोगी ऐसे टूट जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी आपस की कोर ग्रुप की बैठक हुई हो, उसमें तय हुआ हो कि भाई मैं नाराज होता रहूंगा लेकिन तुम चले जाओ। इसमें कोई किसी भी संभावना से राजनीति में, मेरे इतने वर्षों के जो राजनीतिक कवरेज का अनुभव है प्रवीण, मैं कहूंगा कि किसी भी संभावना से राजनीति की इनकार नहीं करना चाहिए। पर्दे के पीछे के खेल को समझना एक बड़ी टेढ़ी कवायद है, और बरसों राजनीति को कवर करने वाले भी कई बार उस इबारत को ठीक से नहीं पढ़ पाते। हालांकि जरूरी नहीं कि हम हर बार किसी चीज में कोई षड्यंत्र ही ढूंढे। स्वाभाविक बगावत जैसी होती है, जैसे एकनाथ शिंदे की जो बगावत थी, जैसे उद्धव ठाकरे अकेले खड़े थे और उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा अपनी पार्टी का और अपने पिता की खड़ी हुई इस पार्टी का क्या करें, वैसे ही शरद पवार और सुप्रिया सुले आज मुझे अकेले दिखाई दिए, और मुझे लगा कि वो ये सोच रहे हैं। उनके भाषण देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं, हम तो 5 विधायकों से पार्टी खड़ी कर ली थी, हम फिर से पार्टी खड़ी, एक हताशा दिखती है उसमें। हाँ, क्योंकि जमीन से पार्टी खड़ी करना मजाक नहीं है। राज ठाकरे भी गुस्से में निकल गए थे, मन से खड़ी कर देंगे, क्या कर पाए। पार्टी जमीन से, जो ये राकपा बनी है, उसी वक्त तिवारी कांग्रेस भी बनी थी, नारायण दत्त तिवारी की, विकास कांग्रेस भी बनी थी माधवराव सिंधिया की, क्या चल पाई। तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, ये दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया इसमें। और इसमें भी शरद पवार इसलिए क्योंकि उस समय पीए संगमा, तारिक अनवर जैसे लोगों को लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी और पार्टी को खड़ा कर पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और संभवतः इस पूरी बातचीत का वो लब्बो लुभाव हो कि देवेंद्र फडणवीस को ऐसी क्या अजीत पवार की आवश्यकता पड़ी कि वो शिंदे गुट के लिए रिस्क लेने को तैयार हो गए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल की जड़ में दरअसल वो शपथ ग्रहण समारोह है जहां पर देवेंद्र फडणवीस की शुरुआत में कुर्सी नहीं लगी थी, और वो शुरुआत में शपथ ग्रहण की शुरुआती झलकियों को अगर हम देख लें तो उपस्थित भी नहीं थे। उनके भीतर नाराजगी थी, और उन्होंने शपथ जो ली और उसके बाद का जो उनका प्रेस को दिया वक्तव्य है, उनके चेहरे की उदासी और मजबूरी में ली गई मुख्यमंत्री पद की शपथ साफ पढ़ी जा सकती है। मुझे लगता है उनकी उस विवशता ने कहीं ना कहीं आकार लेना शुरू कर दिया जब एकनाथ शिंदे गुट ने अपना दबाव सरकार में बढ़ाना शुरू किया, मंत्रालयों पर कब्जा बढ़ाया, निर्णयों में मनमानी करने लगे। तब जाकर देवेंद्र फडणवीस को वो मौका मिला जब जाकर उन्होंने रेड फ्लैग अपनी सत्ता के शीर्ष नेताओं को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाया। जब अमित शाह को ये समझ में आया कि अगर एकनाथ शिंदे को इसी तरीके से स्वतंत्र होने, उच्छृंखल होने दिया गया तो आगे जाकर भाजपा के लिए मुसीबत बनेगी। देखिए, सरकार तो चल जाएगी, भाजपा का मूल मकसद एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाना नहीं है।
भाजपा का मूल मकसद महाराष्ट्र में उस सीमा तक चले जाना है जिस सीमा तक वो अकेले अपने दम पर सरकार बना। क्या शिंदे की छुट्टी हो गई ऐसा कहें? शिंदे की छुट्टी नहीं हुई, शिंदे को उसकी जगह बता दी गई, शिंदे को यह भी बता दिया कि हम सिर्फ तेरे भरोसे नहीं है। शिंदे का एक बयान मुझे लगता है कि ताबूत की आखिरी खील बना था जब उन्होंने कह दिया था कि केंद्र में तो मोदी है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। अगर किसी की महत्वाकांक्षाएं इस स्तर पर चली जाए तो उनके पर काटना बहुत अच्छे से राजनीति के चतुर खिलाड़ी जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको आता है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को भी इसी मौके की तलाश थी। और जब उन्होंने समझाया कि पावर प्ले पूरा कहां जा रहा है और महाराष्ट्र में अगर एकनाथ शिंदे उतने मजबूत हो गए जहां से उनको नहीं हिलाया जा सकता, तो हमने एक नए उद्धव ठाकरे को खड़ा कर लिया जो किसी भी दिन भाजपा को ठेंगा दिखाकर अपना पाला बदल सकते हैं। पाला बदलने की ये नौबत ना आए, सरकार में उनकी विधायकों की मजबूरी सदैव। और आप देखिए उसके बाद सुखबुखाट शुरू भी हो गई है। बहुत सारे राजनेताओं ने और शिवसेना उद्धव गुट के ही कई नेताओं ने ट्वीट किया है, बयान दिया और कहा भी है कि कई विधायकों की शिंदे गुट से घर वापसी भी संभव है। तो भाजपा ने बैलेंस करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन टूट का खतरा भी बरकरार है। वो इधर कांग्रेस को लेकर भी यही दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस में टूट हो सकती। कुल मिलाकर अभी बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस असली चाणक्य दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस शरद यादव पर, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस शरद पवार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इससे एक बात तो तय हो गई है कि महाराष्ट्र की सियासत को साधने में देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रयास किए वो अभी सार्थक दिख रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है, हालांकि बहुत अपुष्ट है, कि वो क्या केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहते हुए तो बीजेपी उनको कभी चुनाव में उतारने नहीं जा रही है। बीजेपी कभी ये रिस्क नहीं। देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। उनकी आंखों को पढ़ा जा सकता है, उनके तेवर को पढ़ा जा सकता है, उनकी चाल ढाल को पढ़ा जा सकता है, उनके राजनीतिक मोहरेबाजी को पढ़ा जा सकता है। और इससे बड़ी बात जो आपने कहा कि शरद पवार पर भारी पड़े हैं, शरद पवार को उन्हीं की भाषा में मजबूती के साथ जवाब, जब शरद पवार ने कहा कि ये लोग चले थे मेरे से मैच खेलने, मैंने तो गुगली डाल दी और इनको बोल्ड कर दिया। देवेंद्र फडणवीस का जवाब आया था कि पवार साहब आपकी गुगली से कुछ नहीं हुआ था, आपकी गुगली से तो विकेट गया नहीं था, अब मेरी गुगली सामने आएगी जिससे विकेट जाएगा। 27 जून का उनका बयान है और देख लीजिए 3 जुलाई को 4 जुलाई को भुजबल कह रहे थे ऐसी कैसी गुगली जो गुगली का जवाब गुगली से देने की कोशिश फडणवीस ने की और उसी गुगली को उठाया छगन भुजबल ने मंच से, और छगन भुजबल ने कह दिया कि पवार साहब आपको ऐसी कैसी गुगली का बहुत शौक है, लेकिन ऐसी कैसी गुगली जो अपने खिलाड़ी का विकेट ले ले। तो मतलब आप फिर विकेट करा रहे हो और अपने खिलाड़ी को। तो गुगली के इस खेल में दरअसल कौन ज्यादा माहिर है, किसकी गुगली सटीक विकेट लेकर जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गुगलीबाजी की जो जुमलेबाजी महाराष्ट्र की राजनीति में चालू हुई है, ये है बड़ी दिलचस्प। तो इस गुगलीबाजी में आपको क्या लगता है कि कुछ सेल्फ विकेट हो गया, हिट विकेट हो गया है शरद पवार का, या फिर आपको लगता है अजीत पवार थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं? आपके अपने अपने रुख हो सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो आप अपनी टिप्पणियां जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।